हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस क्लास में हम पॉलिटी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आज जिस टॉपिक पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एंड फॉर अदर स्टेट सर्विस एग्जाम्स। इट इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़। तो आज हम इसमें कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड for this particular topic, try to test yourself by pausing the video whenever you see a question and try to answer the question yourself. At the end of the video, we will try to evaluate where you stand as far as polity is concerned. And thank you so much for your overwhelming response to our video series. Keep encouraging us so that we come back each and every time with a better topic. आज हम शुरू करते हैं। Question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत आफ्टर 2 years ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई पंचायत प्री मैच्योरली डिसॉल्व कर दी जाती है 2 साल बाद, तो उसके बाद उसका क्या होता है? नंबर 1, इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व अ फुल टर्म ऑफ 5 years. B, no fresh elections shall take place for remainder of the term. C, it will be reconstituted to serve remainder of the term. Or D, state legislative assembly shall decide the future course of action. एक जो पंचायत होती है उसकी टर्म होती है 5 साल की, तो अगर वो 2 साल बाद डिसॉल्व कर दी जाती है तो क्या होता है? इफ इट इज डिसॉल्व्ड आफ्टर 2 years, व्हाट हैपन्स? चूज द करेक्ट ऑप्शन। So, the correct answer here is it will be reconstituted to serve the remainder of the period. यानी कि अगर 2 साल बाद कोई पंचायत डिसॉल्व कर दी जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर within 6 months elections will be held for the same पंचायत, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा वो बिना इलेक्शन के नहीं रह सकती। सो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे और जो भी नई पंचायत चुनी जाएगी वो सिर्फ रिमाइंडर टाइम के लिए सर्व करेगी, से 3.5 या 3 या 3.5 साल के लिए वो सर्व करेगी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 5 साल की टर्म प्रोवाइड की गई है हर एक पंचायत को, और अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। सिर्फ वो रिमाइंडर पीरियड कवर करेगी, पूरे 5 साल दोबारा से उसके शुरू नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि ये 74th अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। नंबर 1, दे आर यूजुअली क्रिएटेड फॉर एरियाज दैट आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल टू एन अर्बन एरिया। सेकेंड, they are to be established in the states by an executive resolution of the district planning committee. Third, the municipal council is the deliberative and legislative wing of the municipal corporation. Select the solution using the code below. इनमें से कौन सा solution जो है वो correct है? 2 and 3, 1, 3 only और 1 and 3, कौन सा इसमें से statement correct है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 3 लेवल्स पे अर्बन लोकल बॉडीज़ क्रिएट की जाती हैं। बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो ट्रांजिशनल एरियाज़ हैं उनके लिए नगर पंचायत। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया। नो, इट इज़ नॉट फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, इट इज़ फॉर लार्ज सिटीज़। और ये लार्ज सिटी की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, हर स्टेट को ऑटोनॉमी दी गई है कि वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन डिसाइड कर ले, और उस पॉपुलेशन से ज़्यादा अगर किसी अर्बन एरिया की पॉपुलेशन हो जाती है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश की जा सकती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया। ट्रांजिशनल एरिया के लिए होती है नगर पंचायत। सेकेंड, दे आर टू बी एस्टैब्लिश इन द स्टेट बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान्स को इंटीग्रेट करना। पंचायत्स और अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्लान्स को इंटीग्रेट करना इज़ द मेन टास्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्रिएट नहीं कर सकती, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग।
यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए था दैट दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कैबिनेट इसे क्रिएट कर सकती है। थर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल इज द डेलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काउंसिल होती है जो उसकी जनरल हाउस की बॉडी होती है, वो उसका लेजिस्लेटिव और डेलिबरेटिव विंग होता है। दैट इज करेक्ट। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3 ओनली। हालांकि म्युनिसिपल काउंसिल इंटरमीडिएट लेवल के जो बॉडी है उसको भी कहा जाता है, लेकिन काउंसिल जनरल हाउस को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statements about a cantonment board. Options: 1, created by the state government; 2, established for municipal administration of defense personnel residing in civilian areas; C, works under the administrative control of the defense ministry. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, 3 only और 1 and 3 only. कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो कि कैंट एरियाज जिन्हें हम कहते हैं या कैंटोनमेंट एरिया कहते हैं, जहाँ पर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जो है वो स्टेशनड होती है। सो इट्स अ वेरी लार्ज एरिया अकिन टू अ टाउन इन इटसेल्फ। तो वहाँ पे जो सिविलियन काम होते हैं उन्हें करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाया जाता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर 1, इट्स क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नो, इट इज़ नॉट। 2, एस्टैब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफेंस पर्सनल इन सिविलियन एरियाज। नो, फॉर सिविलियंस इन डिफेंस एरियाज। तो ये रिवर्स है स्टेटमेंट। थर्ड, वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 3 ओनली। तो कैंटोनमेंट बोर्ड जो है इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है कैंटोनमेंट एरिया में। इसे कौन एस्टैब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है, बिकॉज डिफेंस इज एन एक्सक्लूसिवली सेंट्रल सब्जेक्ट। अंडर द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एस्टैब्लिश करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो इसे क्रिएट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एडमिनिस्टर भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इट इज़ अ, यू कैन से इट्स अ डेविएशन फ्रॉम द यूजुअल प्रैक्टिस कि स्टेट गवर्नमेंट ही लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करती है, क्रिएट करती है। कैंटोनमेंट बोर्ड इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट कंसर्न्स द डिफेंस, एंड डिफेंस इज एन एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट ऑफ द union list under the 7th schedule. Next, question number 4. The subject of urban local government in union territories is dealt by number 1, Union Ministry of Minority Affairs; B, Union Ministry of Home Affairs; C, Union Ministry of Defense; or D, Union Ministry of Urban Development. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो यूटीज़ में है उनका सब्जेक्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये बात तो क्लियर है कि यूनियन टेरिटरी है तो वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, बिकॉज ऑल द मिनिस्ट्रीज आर यूनियन लेवल। चारों मिनिस्ट्रीज यूनियन लेवल की हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इलॉजिकल ऑप्शन है जिसे आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। माइनॉरिटी अफेयर्स का कोई यहाँ पे काम नहीं है, सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कैन नेवर बी द आंसर। बाकी 3 में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इट इज़ स्पेसिफिकली कंसर्न विद कैंटोनमेंट बोर्ड्स, और कहीं भी इनका रोल नहीं आता है। जहाँ पर डिफेंस एरियाज़ में सिविक एक्टिविटीज़ देखनी है वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम है, बाकी जगह काम नहीं है। बची मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। योर आंसर इज Union Ministry of Home Affairs. It takes care of local government institutions in urban, in UTs. जैसे कि दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड चंडीगढ़ इज़ अ यूनियन टेरिटरी। तो जो इन शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं दे कम डायरेक्टली अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 यूटीज़ के कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिए गए हैं। तो यूनियन टेरिटरी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील्स विद ऑल लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स रिलेटिंग टू यूटीज इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो उनमें से एक सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट भी है। तो यूटीज़ के सब्जेक्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में ही डिवाइडेड होंगे, बिकॉज यूटीज़ कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। तो उनमें से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, दैट कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5. द प्रोविजंस ऑफ the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, PISA 1996,
is not applicable. Not is the keyword here. Not applicable to which of these states of India? पेसा इनमें से किस पे अप्लाई नहीं होता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहले आपको पता होना चाहिए कि पेसा क्या है, उसके बाद वो किन एरियाज़ पे अप्लाई होता है, किन पे नहीं होता है। देन यू शुड नो अबाउट शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एरियाज, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट अ रैंडम गेसिंग क्वेश्चन। यहाँ आपको पॉलिटी की नॉलेज अप्लाई करनी पड़ेगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जो 73rd अमेंडमेंट थी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट वॉज पास्ड इन 1993, लेकिन शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरियाज को इससे बाहर रखा गया था। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरियाज वर केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ 73rd अमेंडमेंट, क्योंकि इनमें एक सेपरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। शेड्यूल 5 में आते हैं आपके शेड्यूल्ड एरियाज, जो कि कुल 9 स्टेट्स में फॉल करते हैं, और शेड्यूल 6 में आते हैं ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि 4 स्टेट्स में फॉल करते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो देर आर शेड्यूल 5 एरियाज, देर आर शेड्यूल 6 एरियाज जिनमें 73rd अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होती थी, बट धीरे धीरे जो शेड्यूल 5 एरियाज हैं दे केम अंडर द एम्बिट ऑफ 73rd अमेंडमेंट। और ऐसा कैसे किया गया? बाय पासिंग द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। शेड्यूल 6 एरियाज में आज भी नहीं लगती 73rd अमेंडमेंट, लेकिन शेड्यूल 5 एरियाज में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, बिकॉज वहां पर होते हैं शेड्यूल्ड एरियाज, और शेड्यूल 6 में होते हैं ट्राइबल एरियाज विच एंजॉय अ वेरी हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। तो उनको अभी भी बाहर रखा गया है, यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं होता है, लेकिन शेड्यूल 5 एरियाज में ये 73rd अमेंडमेंट अप्लाई कर दी गई बाय पासिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। और अब हमें पता होना चाहिए कि शेड्यूल 5 एरियाज कौन कौन सी स्टेट्स में आते हैं, और वो स्टेट्स जो हैं वो इसमें, वहाँ पर पैसा अप्लाई होगा, और जो स्टेट्स इसमें नहीं आती वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो इनमें से एक ही स्टेट है जहाँ पे जिसमें शेड्यूल्ड 5 एरिया कोई नहीं है, एंड दैट इज सी, वेस्ट बंगाल। सो लेट अस सी कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो जहाँ पर शेड्यूल 5 एरियाज हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। दीज आर द 10 states where schedule 5 areas are present, right? तो इन 10 states में शेड्यूल 5 एरियाज हैं, 5th शेड्यूल एरियाज हैं, जहां पर पेसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत पहले ही बन चुकी थी, उन्हें एक्सटेंड किया गया इन द 5th शेड्यूल एरियाज बाय द एक्ट ऑफ 1996। तो ये 10 स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए। इन्हें याद करने का एक बहुत ईजी तरीका ये है कि अगर आप इन्हें मैप पर देखें, इंडिया के मैप पर, सो द एंटायर सेंट्रल बेल्ट ऑफ इंडिया इज द शेड्यूल्ड एरियाज। अगर आप मैप पे इन्हें लोकेट करें, दैट्स अ ईजी वे टू रिमेंबर इट। तो ज़्यादातर जो इनमें से स्टेट्स हैं एक्सेप्ट आंध्रा एंड तेलंगाना, वो सारी स्टेट सेंट्रल बेल्ट में, यानी कि जहाँ जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, वो सारी स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज फॉल करते हैं। तो चाहे वो छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, एक हिमाचल इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, ऑल दीज आर द सेंट्रल स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes. So you can remember it that way. Question number 6. Consider the following statements. The conduct of all elections to the panchayats is vested in the Election Commission of India. Okay. All elections, all is the keyword, to the panchayats in the Election Commission of India. 3 keywords हैं इस statement में. Second, the state election commissioner is appointed by the governor of the state. इसमें भी 3 facts हैं. Third, the state election commission is subordinate to the Election Commission of India and presents its annual report to the Election Commission of India. इसमें 4 फैक्ट्स हैं. देखिए, जब भी आप पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो आप ध्यान रखिए कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, ईच एंड एवरी फैक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक स्टेटमेंट में हो सकता है कि अगर 4 फैक्ट्स हैं तो उनमें से 3 सही हों, और अगर एक भी गलत हुआ तो वो पूरी स्टेटमेंट गलत होती है. सो की वर्ड्स हैव टू बी टेकन इनटू माइंड. जैसे वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इससे पूरा फर्क पड़ जाता है. सिमिलरली यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होने से पूरी की पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग
बदल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर अपॉइंटेड की जगह अगर सिलेक्टेड लिखा गया होता या चोजन लिखा गया होता तो भी स्टेटमेंट का मतलब बदल जाता। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सो सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक एक करके देखते हैं। द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स, यानी कि पंचायत लेवल पे जो तीनों इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के भी, ब्लॉक समिति के भी और जिला परिषद के भी, इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें ये दोनों फैक्ट्स तो ठीक है, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है ये इलेक्शंस। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। सेकंड, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट सही है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। थर्ड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज सबऑर्डिनेट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द कमीशन। अब इसमें दो फैक्ट्स गलत हैं। पहला तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सबऑर्डिनेट नहीं होती है, दे आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं बल्कि गवर्नर ऑफ द स्टेट को प्रेजेंट करती है। तो दो फैक्ट्स गलत हो गए, ऑब्वियसली द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी सही होती है, विच इज द सेकंड वन। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज योर explanation. Question number 7. Local government is a subject mentioned under where? Local government subject कहाँ पे mentioned है? State list under the 7th schedule of the constitution, concurrent list under the 7th schedule of the constitution, union list under the 9th schedule of the constitution, or residuary list under the 9th schedule of the constitution. Now it's a very straightforward factual question. सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें कहीं दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सारे शेड्यूल्स याद हैं तो पहले आप इनमें से दो ऑप्शन सीधा एलिमिनेट करेंगे। दो में 7th शेड्यूल लिखा हुआ है और दो में 9th शेड्यूल। तो अगर आपको पता है कि वो लिस्ट कौन से शेड्यूल में है तो इनमें से एक ऑप्शन तो आप सीधा ही, दो ऑप्शन तो आप सीधा ही एलिमिनेट कर देंगे। वी नो फॉर अ फैक्ट दैट लिस्ट्स आर देयर इन द 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बची स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। नाउ लोकल गवर्नमेंट एज अ सब्जेक्ट इज एक्सक्लूसिवली अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत वगैरह, दे आर टोटली अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। ये थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है बिकॉज रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स क्रिएट की गई हैं एंड देयर इलेक्शंस हैव आल्सो बीन हेल्ड, जिसके रिजल्ट आ चुके हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू DDCs और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, they are a new unit of governance in Jammu and Kashmir. Second, a legislation to this effect was brought in by the Ministry of Home Affairs through an amendment to the Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 only, 2 only, both or none? वैसे I gave away the answer just before the question, so now you know it actually. ये एक नई यूनिट ऑफ गवर्नेंस है, करेक्ट है। देखिए ये वैसे एक नई यूनिट ऑफ गवर्नेंस नहीं है। द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैव एग्जिस्टेड फॉर so many years now in India, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं है। So statement has to be read very carefully. They are not as such a new unit of governance, but in Jammu and Kashmir they are. वहाँ पे नहीं होती थी ये, because until the abrogation of Article 370, which gave special status to J&K on 5th of August 2019, जब ये आर्टिकल एब्रोगेट नहीं हुआ था तब तक 73rd 74th अमेंडमेंट वहाँ पे अप्लाई एज सच नहीं होती थी। तब तक उनके अपने लॉज थे, पंचायती राज एक्ट एंड देयर अर्बन म्यूनिसिपल एक्ट। तो उसमें 73rd 74th अमेंडमेंट की प्रोविजंस एज सच अप्लाई नहीं होती थी, इसलिए वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स भी नहीं थी, DDCs वर नॉट देयर, बट नाउ दे हैव बीन क्रिएटेड एंड फॉर दैट द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स क्रिएट की गई हैं, जिसमें कि जो J&K UT है उसके लोग डायरेक्ट वोट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बॉडीज़ क्रिएट की जाएंगी।
And the structure will include a district development council and a district planning committee. District planning committee एक ऐसी body होती है जो एक district level पे पंचायती राज institutions और urban local bodies की integrated planning करती है. So whenever there is a state government or central government scheme to be implemented at the district level, तो वो funding integrated form में district planning committee के पास आती है and then it distributes that funding in the panchayats and the urban local bodies, यानी कि rural and urban areas. इसका जो टर्म होगी डीडीसी की वो 5 साल होगी और इसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई गई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन को. पहले ये प्रोविजंस नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर में, राइट. सो रिसेंटली इन द न्यूज़ यू शुड नो अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 9. विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, which of the following statements are correct? Number 1, as per the act, Gram Nyayalayas can hear only civil cases and not criminal cases. Second, the act allows local social activists as mediators or conciliators. Local social activists as mediators or reconciliators. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 only, 2 only, both of these or none of these. ग्राम न्यायालय एक्ट के अकॉर्डिंग, विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज द नेम सजेस्ट्स फॉर द लोकल एरियाज. पहली स्टेटमेंट है कि ग्राम न्यायालय में सिर्फ सिविल केसेस ट्राई हो सकते हैं, क्रिमिनल नहीं. दिस इज रॉन्ग. इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस ट्राई हो सकते हैं बिकॉज ग्राम न्यायालय एक्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जज अपॉइंट होगा दैट विल बी अ जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि जिसे लॉ की नॉलेज होगी. सो ही और शी कैन ट्राई सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. इट्स नॉट लाइक योर you can say it's not like your village court के जो सरपंच हैं वहीं बैठकर जुडिशियल डिसीजन दे रहे हैं. नो, हेयर जजेस विल बी अपॉइंटेड सो दे कैन टेक अप सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. सेकंड, द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स एज मीडिएटर्स एंड रिकंसिलेटर्स. ये करेक्ट है. तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2 ओनली. तो लोकल लेवल के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या जिन्हें बहुत माना जाता है गाँव में, उनको मीडिएटर्स की तरह अपॉइंट किया जा सकता है. बिकॉज द पर्पज़ ऑफ इतने लो लेवल के ऊपर जुडिशरी क्रिएट करने का पर्पज़ ये है कि झगड़ों को आसानी से सुलझाया जा सके. सो इफ़ अ लोकल पर्सन कैन एक्ट एज अ मीडिएटर और रिकंसिलेटर दैट हैज़ टू बी अलाउड. तो ग्राम न्यायालय जो थे ये क्रिएट किए गए थे बाय द ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 फॉर द स्पीडी एंड ईजी एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम इन रूरल एरियाज, राइट. तो ग्राम न्यायालय जो है वो क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह की पावर्स एक्सरसाइज या एंजॉय करते हैं. दे आर सपोज टू ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट्स एज फार एज पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग अबाउट कंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज, यानी कि ADR मेथड्स को ये यूज़ कर सकते हैं. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ज़रूरी नहीं है कि हर छोटे से छोटे केस के लिए पूरा का पूरा ट्रायल जो कि CPC और CRPC के तहत उसको फॉलो किया जाए. सो दे कैन डू अवे विद दैट. दे कैन अडॉप्ट द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाइक आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ताकि छोटे मोटे झगड़े होते हैं गांव लेवल पे उन्हें वहीं पे सॉल्व किया जा सके. ऑफ कोर्स इज द केसेस आर ऑफ अ वेरी ग्रेव नेचर देन दे हैव टू बी शिफ्टेड टू द फुल कोर्ट लाइक अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन. विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? A, the chairperson of panchayats at the intermediate and district levels shall be elected indirectly. Second, to bring about uniformity in the structure of panchayati raj throughout the country, the act makes it mandatory for all states to have a 3-tier system. Third, the chairperson of a panchayat at the village level shall be elected in such a manner as the state legislature determines. And fourth, all the members of panchayats at the village, intermediate and district levels shall be elected directly by the people. So which of these statements is incorrect? इनमें से एक ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट्स सही हैं. तो जो स्टेटमेंट गलत है दैट इज द सेकेंड वन. इसमें लिखा है कि पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म पंचायत स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ये मैंडेटरी करता है ये एक्ट ऑल स्टेट्स के लिए टू हैव अ 3-tier system. No, it is not mandatory for all states to have a 3-tier system. There is an exception. The states having population
less than 20 lakhs. देखिए जनरली तो ये सिस्टम है दैट देयर हैज़ टू बी ए 3 टायर सिस्टम. सबसे ऊपर जिला परिषद होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी. सेकंड नंबर पे ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति होगी जो कि ब्लॉक लेवल पे होगी. और ब्लॉक का यहाँ पे मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. तो इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सबसे नीचे होगी ग्राम पंचायत जो कि हर गांव में होगी. दैट इज द सिस्टम, 3 टायर सिस्टम. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है 73rd अमेंडमेंट के तहत कि हर स्टेट में ये 3 टायर सिस्टम ही हो. जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है. दे कैन डू अवे विद ब्लॉक समिति. वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल को स्किप किया जा सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद सीधा गांव की पंचायतें हों. दिस इज़ पॉसिबल देयर. सो नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट. पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी के नाम पर दिस इज़ नॉट देयर. तो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट. कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम है. नाउ सिक्किम में पॉपुलेशन इज़ क्लोज टू 7 to 8 लाख. तो वहाँ पे हर जो 2-2, 4-4 गाँव को मिलाकर ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. इट्स लाइक अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. लेकिन कुछ स्टेट इतने बड़े बड़े हैं जहाँ पर हज़ारों गांव हैं, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल इज़ रिक्वायर्ड. जैसे इन एंटायर इंडिया देयर आर 2.5 लाख ग्राम पंचायत्स. 2.5 लाख पंचायतें हैं इंडिया में. सो इफ़ वी डिवाइड देम स्टेट वाइज एंड यूटी वाइज, तो हर एक स्टेट में करीब करीब 8 से 10 हज़ार गाँव आते हैं. एंड द डिस्ट्रिक्ट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 20 पर स्टेट, 20 और 30 पर स्टेट. तो यानी कि हर जिले में 400 से 500 गाँव आते हैं. सो हर डिस्ट्रिक्ट के बाद सीधा अगर 500 पंचायतों को एडमिनिस्टर या सुपरवाइज करना हो, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इंटरमीडिएट लेवल ब्लॉक पंचायत्स हैव बीन क्रिएटेड और ब्लॉक समितिज हैव बीन क्रिएटेड. हाउएवर दिस इज़ नॉट द सेम प्रॉब्लम विद स्टेट्स विच आर सो स्मॉल कि उसमें पूरे स्टेट में ही मान लीजिए 300 या 400 गाँव हैं एंड देर आर 10 डिस्ट्रिक्ट. सो इट्स वेरी वेरी ईजी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 15 या 20 या फिर 25-30 गाँव आते हों. That is easy to administer. So the states that have less than 20 lakh population can skip the intermediate level पंचायत. तो आपका आंसर हो जाएगा second is the incorrect statement. So as per 73rd Amendment Act, a state having population not exceeding 20 lakh may not constitute panchayats at the intermediate level. Intermediate level पंचायत को 2 नामों से बुलाया जा सकता है. It can be ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज मंडल पंचायत. बेसिकली चाहे वो मंडल हो चाहे वो ब्लॉक हो, इनका मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस. देयर मीनिंग इज ग्रुप ऑफ विलेजेस. अब ये ग्रुप में कितने विलेज होते हैं इसमें भी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बिकॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. तो किसी गांव में हो सकता है एक मंडल में 10 गांव आते हों, किसी में एक ब्लॉक में हो सकता है 50 गांव आते हों. सो दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. तो इस तरह से जो मीडियम लेवल पंचायत है दैट हैज़ बिन डन अवे विद. That is, there is an option with the state to do away if the population is less than 20. So these were some of the questions from local self-government. I hope you have tested yourself. So if you score less than 5, then you need to really work on your polity. लेकिन अगर आप 6-7 स्कोर कर पाए हैं, you are at a moderate level. And if you have scored 8 or above, then you have a really good hold on the polity part. So if you want to try many more such high quality questions, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पर जाकर आप हमारी अलग अलग कोर्सेज के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर पॉलिटी, फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स. देन देयर इज़ अ फुल कोर्स फॉर ऑल द स्टेट सर्विसेज and for many other exams that you can join by clicking on the link in the description below. In any case, if you don't want to join any course or if you are already prepared, then you can subscribe to this channel and press the bell icon so that you get benefit of all these free videos that we are posting for you every day. Thank you and have a nice day.